एआई जॉब टेक ओवर तो नहीं कर सकते क्योंकि वो ह्यूमन टच, जो पर्सनल टच आता है आपका कंटेंट लिखने में, एआई तो रोबोट ही है। तो वो एकदम आपको एज अ फ्रेंड तो नहीं समझा पाएंगे, वो आएगा तो रोबोट वाला ही टच ही। और आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, जो एक ह्यूमन माइंड जो सोच सकता है वो रोबोट थोड़ी सोच सकता है, ह्यूमन नहीं तो कंटेंट इज किंग और आज के सोशल मीडिया वर्ल्ड में कंटेंट इज रूलिंग द वर्ल्ड। चाहे एक इंस्टा रील हो, कॉमेडी शो हो या फिर कंपनी की ब्रांडिंग और मार्केटिंग कैंपेन्स हो, देयर आर कंटेंट राइटर्स बिहाइंड इट। हेंस आज हम कंटेंट राइटिंग फील्ड को एक्सप्लोर करेंगे। आज हमारी गेस्ट है दिव्या जोशी, एसोसिएट कंटेंट राइटर एट इंटर्नशाला। दिव्या की करियर जर्नी से तो हम लर्न करने ही वाले हैं, बट उनसे हम स्किल्स, रिज्यूमे एंड इंटरव्यू से रिलेटेड करियर टिप्स भी जानेंगे। तो लेट्स गो टू स्टूडियो एंड वेलकम दिव्या। सो हाय दिव्या, वेलकम टू द शो। एंड आपके बारे में जानते हैं एंड आपके अभी करंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। हाय अरुण, मेरा नाम दिव्या जोशी है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ बट करेंटली दिल्ली में रह रही हूँ। मैं इंटर्नशाला में एसोसिएट कंटेंट राइटर हूँ यूट्यूब टीम के लिए। तो मैं उनके लिए स्क्रिप्ट्स लिखती हूँ, 2 चैनल्स हैं। तो आपके एजुकेशनल जर्नी के बारे में जानते हैं, लाइक आपने 12th किस स्ट्रीम से करी और उसके बाद आप इस फील्ड में कैसे आए, आगे आपने क्या परस्यू किया। तो मैं 12th में कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, तो मैंने कॉमर्स में ही मतलब बीकॉम ऑनर्स मैंने कंटिन्यू किया ग्रेजुएशन के लिए। बट फिर वो कोविड का टाइम था, ऊपर से मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस से थी ग्रेजुएशन। तो मैंने सोचा कि कुछ और ट्राई किया जाए, कि एक्सप्लोर करना चाहिए डिफरेंट फील्ड्स। तो मेरा राइटिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने अपने भाई से पूछा क्योंकि वो भी सिमिलर फील्ड में ही थे। तो मैंने उनसे पूछा कि कंटेंट राइटिंग में कैसे जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि गूगल पे सर्च करो, इंटर्नशिप्स वगैरह करो। तो मैंने फिर इंटर्नशिप से अप्लाई करना शुरू कर दिया कि सीखेंगे भी साथ के साथ, स्किल्स भी बढ़ेंगी और पता भी चल जाएगा कि इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो फिर इंटर्नशिप से अप्लाई करते टाइम ही मुझे इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला। अच्छा। तो मैंने सारी इंटर्नशिप मेरी आज तक जितनी भी लगी हैं वो इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म से ही लगी है। ओके, कूल। सो जैसा आपने बताया कि आपके ब्रदर भी सिमिलर फील्ड में थे और उन्होंने आपको इंस्पायर किया कि आप इसमें क्या कहते हैं, आगे करियर आप बना सकते हैं। तो आपको ये कैसे लगा कि लाइक मैं कंटेंट राइटिंग फील्ड में जा सकती हूँ या फिर मुझे बीकॉम नहीं करना है। तो कौन कौन से स्किल्स आपको लगता है कि आपके पास थे या आप उसमें स्ट्रांग थी जिसकी वजह से आप इस फील्ड में आई। हाँ। तो अगर कोई बीकॉम कर रहा है या कोई फुल स्टैक में या कोई किसी अदर फील्ड्स में है, उनको लगता है कि मुझे उसमें फर्दर कंटिन्यू नहीं करना है, बट अगर मुझे कंटेंट राइटिंग में जाना है तो मुझे ये स्किल्स चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आपके पास कौन कौन से स्किल्स है जिसकी वजह से आपने ये इस फील्ड को आपने परस्यू किया आगे। तो कंटेंट राइटिंग के लिए बेसिकली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए, रिटन एंड वर्बल दोनों। उसके बाद प्रूफ रीडिंग मतलब होता है आपने अपना कंटेंट पूरा पढ़ा, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तीसरा, रिसर्च स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कि ये नहीं कि आपने गूगल से जो भी देखा सेम लिख दिया। अपनी क्रिएटिव थिंकिंग उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, कि अपनी तरफ से अपने वे में लिख रहे हैं कंटेंट, अपना पर्सनल टच आ रहा है उस कंटेंट लिखने में। हाँ, क्रिएटिव थिंकिंग उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास थी, तो आपने डिसाइड किया कि मैं इसमें अपना करियर बनाती हूँ। फिर आपके ब्रदर ने भी बोला कि आप इसमें करियर आप बना सकते हो, फिर आपने आगे फर्दर फील्ड में एक्सप्लोर किया। तो जब आपने पहली इंटर्नशिप जो करी के लिए अप्लाई किया था, तो ग्रेजुएशन के बाद किया था, ग्रेजुएशन में ही किया था? ग्रेजुएशन में ही किया था, सेकेंड ईयर के अराउंड। सेकेंड ईयर में आपने अप्लाई करना शुरू किया। तो वो उसकी क्या जर्नी थी, उसकी क्या स्टोरी थी जब पहले आपने इंटर्नशिप क्रैक करी? तो बस मुझे कोविड का ही टाइम था, तो अपनी पॉकेट मनी अर्न करने का भी था कि अपना तो थोड़ा होना चाहिए, बड़े हो गए हैं। तो ऊपर से राइटिंग में भी इंटरेस्ट था, प्लस भाई ने बताया कि इसमें भी करियर बन सकता है। तो पहले मैंने अनपेड पे अप्लाई किया, क्योंकि मुझे सीखना था, है ना। तो पहले मैंने अनपेड पे अप्लाई किया कि इसमें मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने पहले अनपेड वाली में अप्लाई किया, तो वो उससे मुझे पता चला कि हाँ मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। ओके, तो आपने अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने के लिए एक बार देखा कि मैं एक बार करके देखती हूँ जॉब, अगर सही होगा तो आगे परस्यू करेंगे। ओके, तो उसके लिए आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया वो पहली इंटर्नशिप लेने के लिए? तो जब मैं इंटर्नशिप ढूंढ रही थी गूगल पे, तब मुझे इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म का पता चला। तो मैंने इंटर्नशाला पे देखा कि बहुत सारी इंटर्नशिप्स है कंटेंट राइटिंग में। तो मैं एटलीस्ट 10 पे अप्लाई कर रही थी डेली, क्योंकि डेली 10 पे अप्लाई किया, तब जाके कहीं 2-3 से रिस्पॉन्स आया था। उसमें से फिर एक अनपेड मिली मुझे, वो भी असाइनमेंट करने के बाद। ओके। तो उससे आपको पता लग गया कि ये मैं कर सकती हूँ जॉब, राइट? तो उसमें क्या वर्क था और कितने ड्यूरेशन की वो इंटर्नशिप? तो वो इंटर्नशिप 1 मंथ की थी। उसमें डेली मुझे एटलीस्ट 2 न्यूज़ पीसेस लिख के देने होते थे उनके सोशल मीडिया पेज के लिए। वो स्टोरी डालते थे कि आज ये न्यूज़ में ये हुआ, ऐसे करके न्यूज़ पीसेस 2 लिख के देते थे। शॉर्ट न्यूज़ पीसेस होते थे,
तो मैंने 1 मंथ के लिए कंटिन्यू करी थी ओके सीखने के लिए। ठीक है। अब इसके आगे आपने लाइक नेक्स्ट आपकी जो इंटर्नशिप थी वो वहाँ तक आप कैसे पहुँचे? पेड इंटर्नशिप है। तो उसके मैंने पता चल गया मुझे कि अब मैं आता है मुझे कि मतलब मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो मैंने कहा अब पेड करते हैं ताकि पैसा भी आए, साथ में सीख भी लें, स्किल्स भी बढ़े। तो उसके बाद फिर सेम प्रोसेस फॉलो किया मैंने, डेली 10 पे अप्लाई कर रही थी मैं ताकि मुझे कहीं पेड मिले। फिर उसके बाद वो मिली, उनको मैंने असाइनमेंट दिया था, उसके बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसके बाद वो हुई। तो मैंने 4 महीने वो कंटिन्यू करी थी और डेली एटलीस्ट उसमें 2000 to 2500 वर्ड्स डेली लिख के देने होते थे। कंपनी वो एस्ट्रोलॉजी कंपनी थी, नाम तो अच्छा आप नहीं बताना चाहिए, ठीक है। पर वो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड कंटेंट लिखना होता था उनके लिए। तो मैंने 4 मंथ्स कंटिन्यू किया, प्लस मुझे अपना फ़ोन भी लेना था, इस वजह से मैंने और कंटिन्यू किया। तो मैंने अपना पहला फ़ोन उस इंटर्नशिप से ही लिया। ये सारी वर्क फ्रॉम होम थी, राइट? ओके कूल। तो आपको लग गया था कि अब मैं जो मेरे स्किल्स हैं दीज आर परफेक्ट फॉर दी कंटेंट राइटिंग, राइट? ओके तो फाइनली जब ये भी आपने ग्रेजुएशन के समय की थी, उसके बाद किया था? ग्रेजुएशन के समय किया था। फिर आगे का क्या जर्नी रही आपकी? उसके बाद ये 4 मंथ ही कंटिन्यू करी थी मैंने। उसके बाद मैंने 1 मंथ ड्रॉप लिया था, 1-2 मंथ्स का, कि क्योंकि कॉलेज का फिर कोविड खुल गया, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना था तो छोड़ दिया था तब। उसके बाद फिर लगा कि इंटरेस्ट तो है ही, तो एक और कर लेते हैं ताकि एक्सपीरियंस गेन हो जाए आगे जाने के लिए, ताकि डिफरेंट फील्ड्स, मुझे राइटिंग की डिफरेंट फील्ड्स एक्सप्लोर करनी थी मुझे। अभी तक मैंने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का लिखा था, मुझे और लिखने थे ताकि मुझे पता चले कि मुझे किस में इंटरेस्ट है। उसके बाद मैंने फिर डॉग ब्रीड्स, किचन, DIY इन सब के बारे में लिखा। फिर मैंने एक फ्रीलांसिंग करी थी स्क्रिप्ट राइटिंग की। तो मुझे लगा कि स्क्रिप्ट राइटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया उसके बाद स्क्रिप्ट राइटर के रोल के लिए इंटर्नशाला पर। हाँ फाइनली जब आपने इंटर्नशाला के लिए अप्लाई किया तो इसमें सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है कि रिज्यूमे से पहले की बात करते हैं। तो इसमें कोई किसी कंपनी को अप्रोच करना है हमें, तो हमें कुछ पोर्टफोलियो वगैरह दिखाना पड़ता है, राइट? तो अगर पोर्टफोलियो हमें दिखाना है या ब्लॉग्स दिखाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, या आपने क्या किया था? मतलब कुछ पुराने टास्क दिखाया या फिर आपने ब्लॉग्स लिखे हुए थे कंटेंट राइटिंग लिए? तो अगर किसी को अप्लाई करना है जॉब में तो उसको कुछ एडवांस प्रिपरेशन करनी चाहिए क्या? अगर आप कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस को। हाँ, अगर आप किसी भी फील्ड में हम जा रहे हैं तो उसके लिए तो पोर्टफोलियो चाहिए होता, पता कैसे चलेगा कंपनी को कि आपको वो स्किल्स आती है नहीं। तो इसलिए मैंने इसीलिए इंटर्नशिप्स करी थी ताकि मेरा पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाए, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूँ कि मुझे क्या चीज़ें आती हैं। तो जब मैंने यहाँ अप्लाई किया तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो मेरे को पूछा गया था कि आपके क्या क्या पोर्टफोलियो मांगा गया था, तो मैंने पुराने जो लिखे हैं आर्टिकल्स पुरानी इंटर्नशिप्स के लिए, उनको एक पेज, एक गूगल डॉक में मैंने लिंक्स डाल दिए थे सबके। तो अलग अलग नीचे के डाल दिए थे मैंने, ताकि पता चल जाए कि मैं डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स लिख सकती हूँ। सिर्फ एक पर्टिकुलर नहीं था कि मैं डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स लिख सकती हूँ। मैंने उन सब के लिंक्स डाल दिए। पुराने इंटर्नशिप्स के ही थे वो, अपना पर्सनल मैंने नहीं लिखा है अभी तक। तो पुरानी इंटर्नशिप्स के ही मैंने टास्क वगैरह जो थे वो डाले थे उसमें। वो आपने करते फिर उसको रिज्यूमे में आपने लिंक कर दिया था। तो आपकी इंटर्नशिप्स आपकी फर्स्ट जॉब में बहुत काम आई, राइट? तो मुझे लगता है काफ़ी आपकी जर्नी से लर्निंग, ऑडियंस के लिए काफ़ी लर्निंग है कि कॉलेज में इंटर्नशिप स्टार्ट कर दें, राइट? ताकि आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करें तो आप फाइनल जॉब पे अप्लाई कर सकें, आपके पास एक्सपीरियंस हो, आपके पास पोर्टफोलियो हो कंटेंट राइटिंग के लिए, राइट? तो यू आर द परफेक्ट एग्जांपल कि किसी को अगर जॉब में ग्रेजुएशन के बाद जॉब में अगर अप्लाई करना है या फिर सेट होना है तो फर्स्ट जो आपकी कॉलेज जर्नी है उसके इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस आप शो करें फाइनल जॉब के लिए, राइट? ओके। तो अब इंटर्नशाला में जब आपने अप्लाई किया तो आपने रिज्यूमे की स्ट्रक्चरिंग कैसे की, अगर हम जानना चाहें आपसे? तो पहले तो एजुकेशन ही लिखी थी। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप से मैंने ध्यान दिया कि इस वाली इंटर्नशिप से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मेरा दिखेगा कि ये ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर के रोल के लिए अप्लाई किया है तो अपने रेज्यूमे में मैंने स्क्रिप्ट राइटर तो मेंशन किया ही किया कि तो मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग आती है। जो जॉब डिस्क्रिप्शन था उसको ढंग से पढ़ा, उसके हिसाब से आपने वो रिज्यूमे स्ट्रक्चर किया, राइट? और मैंने फिर अपने पोर्टफोलियो में लिंक्स भी वही डाले अपने स्क्रिप्ट राइटिंग के, क्योंकि जो बेसिक रोल है वो तो स्क्रिप्ट राइटर का ही है, तो मेरी स्किल्स भी स्क्रिप्ट राइटिंग वाली ही शो होनी चाहिए। तो मेन मैंने वो डाले, बाकी जो मैंने बाकी चीज़ें करी हैं वो भी डाले थे मैंने उसमें। हाँ, तो मैंने अपनी इंटर्नशिप्स उसमें मेंशन की थी जितनी मैंने करी हैं। तो
तो पॉइंट टू बी नोटेड कि पहले तो जॉब डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से पढ़ लें, उसके हिसाब से आप रिज्यूमे जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उसका रिज्यूमे आप रिस्ट्रक्चर कर लें, रेलेवेंट आप लिंक्स वहाँ पे मेंशन कर दें, या फिर अपने इंटर्नशिप्स में जो भी वर्क किया है आप वहाँ पे मेंशन कर दें। ओके, तो नेक्स्ट आपका स्टेप क्या रहा, मतलब जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया तो उससे पहले आपने क्या प्रिपरेशन करी उसके लिए, या फिर फॉर एग्जांपल आपकी जो जर्नी थी उससे अगर फ्रेशर्स को कोई टिप्स देना चाहेंगे कि इंटरव्यू में जाने से पहले किस चीज़ों का ध्यान रखें, तो वो क्या होने चाहिए? तो सबसे पहले तो असाइनमेंट का ही आया था, 2 बार मैंने असाइनमेंट्स दिए थे। उसके बाद इंटरव्यू कॉल एचआर से आया था, तो वो घर पे ही था ऑनलाइन। उसके बाद मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आई थी, तो मैंने तो पहले अपना रेज्यूमे का प्रिंट आउट निकाला था, हार्ड कॉपी आपने हाँ रखी थी? हार्ड कॉपी रखी थी। फिर मैंने अपने इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट रखे थे अपने पास PDF फॉर्म में, कि अगर आप पूछे तो आपको दिखा सकूँ कि मैंने यहाँ इंटर्नशिप्स करी हैं। हाँ, अब बाकी जो रेलेवेंट अगर सैम्पल्स वगैरह जैसे इंस्टाग्राम के पेज के लिए लिखा है मैंने, तो उनके इंस्टाग्राम पेज के पोस्ट निकाल के रखे हुए थे मैंने कि मैंने ये रेलेवेंट कंटेंट उनके लिए लिखा है। ओके, हाँ। तो आपको एडवांस में जो भी आपका वर्क है एटलीस्ट उनको अपने पास रखें, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, कुछ आता है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, रिज्यूमे है, मतलब एडवांस में प्रिपेयर होकर चलें। ओके, ये तो होगी एडवांस प्रिपरेशन। अब है कि जब आप इंटरव्यू में चले जाते हो उसके बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है? उसके बाद पहली बात तो कई लोग नर्वस हो जाते हैं, पहला इंटरव्यू है, नर्वस हो गए, आप भी शायद होंगे, है ना, फर्स्ट उसमें, तो किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि उस इंटरव्यू को क्रैक किया जा सके? आपका एक्सपीरियंस क्या था कि आपने तो क्रैक किया इंटरव्यू, उसमें अगर ऑडियंस कुछ टेक अवे लेना चाहे? पहली बात तो नर्वस ही नहीं होना। उसके बाद जब आपके पास स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, तो आप उन्हें कॉन्फिडेंटली बताओ कि जो आपने किया है। नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है। बाकी आपके पास स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, तो आप उन्हें बताओ, ओपनली कम्युनिकेट करो कि मैंने पुरानी इंटर्नशिप में क्या वर्क किया था। ओके, वो कम्युनिकेशन इज द की, राइट? यहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छे से होगा। तो और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लाइक आपने कोई क्वेश्चंस पूछे थे उसमें, या फिर क्वेश्चंस पूछने चाहिए ऑडियंस को, या फिर आपको रिसर्च करके जाना चाहिए? पहली बात तो मैं इंटरव्यू आधे घंटे पहले ही आ गई थी। अच्छा। कि आधे घंटे पहले आ गई थी ताकि लेट ना हो, क्योंकि दूर भी आना है, ऊपर से फिर थोड़ा रिलैक्स होने का भी टाइम मिल जाता है। तो मैं जल्दी आ गई थी। प्रॉपरली ड्रेस्ड तो होना ही पड़ता है। उसके बाद मैंने कंपनी के बारे में क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि आप किस रोल में काम करने वाले, क्या कितने लोग होंगे उसमें, कंपनी में आपका क्या काम होगा उसमें, कितना काम आपको डेली करना पड़ेगा, ये सब पूछ सकते हैं। और कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाना चाहिए, राइट? एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो उन्होंने यहाँ पे टेक अवे दिया है कि दिव्या हाफ एन आवर पहले इंटरव्यू में आ गई थी, राइट? तो उससे आपको सेट होने का टाइम मिल जाता है ना, रिलैक्स होने का टाइम मिल जाता है, मेंटली सेट होने का टाइम मिल जाता है। आपको रश नहीं करना है, या लेट आ रहे तो एकदम से इंटरव्यू कैबिन में नहीं जाना है। तो अगर हाफ एन आवर पहले आ रहे तो सेटल होके आप फिर क्वेश्चन आंसर्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। और टाइम डिसिप्लिन भी एक अच्छा उनको एक एग्जाम्पल जाता है कि जो पर्सन इस कंपनी में आएगा वो टाइम डिसिप्लिन को फॉलो करेगा, राइट? तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उसका। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटरव्यू का। अब बात करते हैं कंपनी में आने का, राइट? तो जब आप कंपनी में आए तो उस जो भी आपकी लर्निंग रही उसमें फर्स्ट मंथ की, तो उसके लिए कुछ टेकअवेज हैं बिगिनर्स के लिए जो फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जॉब में और उनकी जॉब लग जाती है, तो कभी नर्वस हो जाते हैं कंपनी में जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ तो प्रोबेशन के होते हैं, किसी का 3 मंथ्स होता है, राइट? तो उस प्रोबेशन पीरियड में किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि वो सेफली वो प्रोबेशन कंप्लीट कर पाए? तो पहली जॉब में तो सब नर्वस होते ही हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, सब कैसे होंगे। तो मेरा तो टेक अवे ये था कि पूछने से नहीं डरना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछो, सामने वाला बता ही देंगे, हेल्पफुल होते हैं सब। बस हमें पूछना है कि कोई डाउट है तो वो बता ही देंगे। बस पूछते रहो, पूछते पूछते सीखते रहो, क्वेश्चंस पूछो, है ना, नेटवर्किंग करो। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं हेजिटेट करती हूँ बात करने में सबसे। बट यहाँ आके मैंने सीखा कि नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपको दूसरी टीम से, जैसे कोई हो सकता है विजुअल डिजाइन टीम से, ग्राफिक डिजाइन टीम से काम पड़ जाए, या वीडियो एडिटर से काम पड़ जाए, तो अगर आप उनके बारे में जानते हो, उनसे डिस्कस करते हो, बातें करते हो, तो आप इजीली वो काम करवा सकते हो, राइट? तो कम्युनिकेशन इज द की। नेटवर्क, आप जानो दूसरी टीम के बारे में, उनका वर्क क्या होता है, राइट? एंड उनसे कम्युनिकेट करो। डिफरेंट टीम मेंबर्स हैं जो भी दूसरी टीम में, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। अब ये तो हो गया आपकी जर्नी, हमने डिस्कस कर ली पूरी कंपनी में आने तक की। अब कुछ बात करते हैं आउट ऑफ द इस जर्नी से बाहर की। फॉर एग्जांपल आजकल AI बहुत ज़्यादा चल रहा है और कंटेंट में भी इसकी बहुत धमक है। तो आपको क्या लगता है कि AI ये एक सपोर्टिव है कंटेंट राइटिंग के लिए, या फिर ये जॉब लेने के लिए आया है? आपका क्या टेक अवे है AI के लिए?
मेरे हिसाब से तो सपोर्टिव है, हेल्प तो लेनी ही चाहिए, एआई की हेल्प ले, क्योंकि अब एआई जॉब टेक ओवर तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो ह्यूमन टच, जो पर्सनल टच आता है आपका कंटेंट लिखने में, एआई तो रोबोट ही है, तो वो एकदम आपको एज अ फ्रेंड तो नहीं समझा पाएंगे, वो आएगा तो रोबोट वाला ही टच ही। और आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, जो एक ह्यूमन माइंड जो सोच सकता है वो रोबोट थोड़ी सोच सकता है, ह्यूमन ने ही तो एआई क्रिएट किया है। तो वही एआई एक सपोर्टिव तरीके से ही मैं समझती हूँ, जॉब तो नहीं है। वो जो है हम लोग ही दे सकते हैं उसमें, तो ये आपका एक्सपीरियंस है उसमें। तो आप लाइक कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो, जो अगर लाइक कंटेंट राइटिंग में कोई है और वो अपना करियर बिल्ड करना चाहता है, तो कौन कौन से फील्ड से उसे एआई प्लेटफॉर्म से उसे हेल्प मिल सकती है? चैट जीपीटी है पहला तो इजीली सबके लिए फ्री है। बाकी ग्रामरली, पंचुएशन वगैरह प्रूफ रीडिंग के लिए सही रहता है। बाकी यही दो बेसिकली मैं यूज़ करती हूँ, बाकी गूगल तो है ही अगर रिसर्च करना है तो कुछ। ओके, कूल, ठीक है। इस फील्ड में कंटेंट राइटिंग में अगर हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से चैलेंजेस है जो बिगिनर्स को पता होने चाहिए? पहला तो मोनोटोनस हो जाता है बहुत कभी कभार काम, तो फिर क्रिएटिव ब्लॉक भी हो जाता है, फिर आप सेम चीज़ कितनी बार अलग अलग तरीके से लिखोगे। ये मैंने डिजाइन फील्ड में भी हमने इंटरव्यू लिया था उद्भव का, उन्होंने भी मेंशन किया था क्रिएटिव ब्लॉक आता है, उससे कैसे डील किया जाए क्रिएटिव ब्लॉक में? तो वही थोड़ी देर के लिए अपना काम साइड कर दे और काम से छोड़ के दूसरी चीज़ें पे मतलब रिलैक्स करने, गाने सुन लो, शो देखना है शो देख लो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है, मतलब काम छोड़ के आपको जो करना है जिससे आपको रिलैक्स फील होता है वो कर लो, फिर वापस फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं आइडियाज अपने आप आने लग जाते हैं। और मेरा तो ये है कि मैं अकेली बैठना प्रेफर करती हूँ, मतलब सबसे दूर थोड़ी टाइम के लिए, ताकि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। हाँ, तो ये क्रिएटिव ब्लॉग लाइक कंटेंट राइटिंग फील्ड में लाइक इज इट वेरी नॉर्मल कि सबके साथ होता ही है, या फिर ये इट डिपेंड्स ऑन द जॉब आल्सो, कैसी जॉब आप कर रहे हैं? नहीं, इट्स नॉर्मल कि आप कोई भी फील्ड में है तो आएगा ही आएगा। ओके, हाँ ठीक है, वो मुझे लगता है इट्स अप टू द पर्सन कि वो उसे कैसे हैंडल कर रहा है क्रिएटिव ब्लॉक को, राइट? ओके, तो अगर ऑडियंस जानना चाहती है क्रिएटिव ब्लॉक होता क्या है, तो क्या बोलेंगे, मतलब क्या है क्या ये क्रिएटिव ब्लॉक? आइडियाज आना बंद हो जाते हैं, बिल्कुल माइंड बंद ही हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, ऐसा है। ओके, कूल। अच्छा, ये अगर लेमेंस की लैंग्वेज में जानना चाहें, अगर कोई इस शो को देख रहा है और जानना चाहता है कि कंटेंट राइटिंग फील्ड के बारे में, तो ये कंटेंट राइटिंग फील्ड है क्या, ये कंटेंट राइटिंग क्या होती है? तो जैसे आप किसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हो गूगल पे, तो अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं, तो आर्टिकल में जो आप पढ़ रहे हो वही कंटेंट राइटिंग, आप कंटेंट लिख के दे रहे हो, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंटेंट राइटिंग होती है। जैसे वेबसाइट वाले हो गए, ब्लॉग्स देखते हैं आप, फिर जो आप ये यूट्यूब पे स्क्रिप्ट्स मतलब जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं उसकी भी स्क्रिप्ट कंटेंट राइटर ने ही लिखी है। ये हाँ, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं तो इनके पीछे स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, राइट? इट्स नॉट लाइक एकदम से किसी ने बोल दिया कैमरे में आके, पीछे कंटेंट राइटर्स का हाथ होता है, वो क्रिएटिव स्क्रिप्ट बनाते हैं, देन वो वीडियो जो भी एंकर्स हैं वो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, राइट? इसमें करंट ट्रेंड्स क्या हैं, अगर हम बोलें कि कंटेंट राइटिंग कहाँ कहाँ वर्क कर रही है, कौन कौन सी जगह है या ट्रेंड्स हैं जो भी चल रहे हैं? कंटेंट राइटिंग तो हर जगह ही है मेरे हिसाब से, आप जहाँ भी देख लो, जैसे इंस्टाग्राम पे जो कैप्शंस है वो भी किसी राइटर ने ही लिखे हैं, जो नोटिफिकेशन आ रही है आपको, जैसे जोमेटो की नोटिफिकेशंस आती हैं, ईमेलर्स आते हैं, कंटेंट राइटर से लिखते हैं, यूट्यूब वीडियोस पे हो गया, उनके कैप्शंस हो गए, टाइटल हो गए, थंबनेल का टेक्स्ट भी कंटेंट राइटर्स ही लिखते हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग बहुत बड़ी फील्ड है। ओके, बाकी स्टोरीज वगैरह जो नॉवेल्स वगैरह होती है वो तो फिर वो तो होते ही है, वो तो होते ही है। उसके आगे लेवल में कोई बुक्स लिखना चाहता है तो क्रिएटिव राइटिंग फील्ड में एंटर कर सकता है। ओके, तो अगर कोई कंटेंट राइटिंग फील्ड में आना चाहता है तो उसमें लर्निंग रिसोर्सेज क्या क्या होंगे उसके लिए, मतलब वो क्या किन चीज़ों को एक्सप्लोर करे इंटरनेट पे, या फिर क्या करे कि उसको इस फील्ड में अपनी क्रिएटिव थिंकिंग इन चीज़ों पे इम्प्रूव कर सके? जितना हो सके रीड करे, बुक्स रीड करे, आर्टिकल्स आते हैं डिफरेंट, वो सब रीड करे। रीड करने से ही आपका सब इम्प्रूव, इंग्लिश इम्प्रूव होएगी, आपका लिखने का तरीका भी इम्प्रूव, और अपना ब्लॉग्स वगैरह तो लिखने ही चाहिए ताकि आपकी राइटिंग धीरे धीरे इम्प्रूव हो। बाकी उसे पब्लिक पोस्ट कर दीजिए ताकि दूसरे भी देख के आपको फीडबैक दे सके। तो कंटेंट राइटिंग में अगर हम लैंग्वेज के बारे में जानना चाहें तो इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस अभी पॉपुलर मतलब आनी चाहिए आपको? इंग्लिश और हिंदी, बेसिक तो इंग्लिश और हिंदी है, बाकी अगर आप दूसरे उसमें लिख रहे हैं
तो अभी मैं दोनों की हाँ। अगर बात करूँ, इंग्लिश कंटेंट राइटिंग, हिंदी कंटेंट राइटिंग, तो इसमें मोस्ट चैलेंजिंग टास्क किस में है सबसे ज्यादा? मेरे हिसाब से हिंदी में, क्योंकि मैंने आज तक प्योर हिंदी में कभी नहीं लिखा है। Okay. मैंने हिंदी इंग्लिश लिखा है और हिंग्लिश लिखा है, जो हम ये बातें कर रहे हैं इस लैंग्वेज में लिखा है। प्रॉपर हिंदी में तो मेरे हिसाब से मेरे को चैलेंजेस आएंगे। आएंगे। तो ये जो इंग्लिश आपने बोला, अगर हम इसकी बात करें तो ये तो नॉर्मल बोलने की लैंग्वेज है सबकी, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली। तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब स्क्रिप्ट लिखते हैं हम, और हमें फॉर एग्जांपल किसी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखनी है, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस मतलब आपको लगता है होते हैं? क्योंकि अब इंग्लिश में भी कंटेंट लिखना डिपेंड करता है ऑडियंस क्या है। ऑडियंस यंग है तो लैंग्वेज उस हिसाब से करनी पड़ती है। ऑडियंस अगर मिडिल एज्ड है या फिर एल्डर है तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। प्रोफेशनल्स के लिए लिख रहे हैं तो उसके हिसाब से टोन चेंज करनी पड़ती है। इंग्लिश में भी टोन चेंज करनी पड़ती है, कहीं आप यूज करना पड़ेगा, कहीं तुम यूज करना पड़ेगा। ठीक है। सो आई थिंक काफ़ी चीज़ें आज हमने कवर कर ली हैं। सो थैंक्स दिव्या, एंड बिफोर रैपिंग अप वुड लाइक टू शेयर एनी फाइनल थॉट्स और टिप्स विद द ऑडियंस कि अगर उस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ टिप्स अगर आप शेयर करना चाहें। तो एक जगह अप्लाई करके नहीं बैठ जाना है। अगर किसी जॉब या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लगातार करते रहिए, और डेली तो मैंने जैसे 10 पे अप्लाई किया तो 10 तो एटलीस्ट करिए डेली। और ऐसे डिसअपॉइंट नहीं होना, एक दो जगह से तो मैसेज आ ही जाना अगर 10 जगह अप्लाई कर रहे हैं तो। और करते रहो अप्लाई, सीखते रहें साथ के साथ, बस। और स्किल्स अपडेट करते रहें। आप चाहे बुक्स रीड करें, अगर ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आप कर सकते हैं, राइट? ठीक है। सो थैंक्स दिव्या, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। सो थैंक यू। ये था आज का एपिसोड। अगर आप चाहते हैं हम स्पेसिफिक करियर फील्ड को कवर करें तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज हम ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स लेकर आने वाले हैं। टिल देन, ऑल द बेस्ट।